हैं, हम शोबक पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। तुम मिस्र में साजिशों को मजबूत करो, फातमी और सुडानियों, हबशियों, इन सबको मदद दो, हशीशैन को इस्तेमाल करो। कॉन्फ्रेंस के कमरे में एक सलीबी अफसर दाखिल हुआ। गर्द से अटा हुआ और थका हुआ था। वो उस फौज के कमांडरों में से था जो बाहर रेगिस्तान में चली गई थी और आहिस्ता आहिस्ता करक की तरफ पसपा हो रही थी। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, फौज की हालत अच्छी नहीं। मैं ये तजवीज़ लेके आया हूं कि करक की तमाम तर फौज के साथ काफ़ी कुमक मिलाकर शोबक पर हमला कर दिया जाए और मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो आमने सामने की जंग लड़ें। इस वक्त जंग की कैफियत यह है कि हमारे दस्ते मरकजी कमान के हुक्म के मुताबिक करक की तरफ पीछे हट रहे हैं। मुसलमानों के शबखून मारने वाले दस्ते थोड़ी सी नफरी से रात को अकबी हिस्से पर शबखून मारते और गायब हो जाते हैं। दिन के वक्त इनके तीर अंदाज चंद एक तीर बरसा कर नुकसान करते और गायब हो जाते हैं। वो निशाना घोड़े या ऊंट को बनाते हैं। जिस जानवर को तीर लगता है वो भगदड़ मचा देता है। उसे देखकर दूसरे घोड़े और ऊंट भी डरते और बेकाबू हो जाते हैं। हमने रुककर इधर उधर के दस्ते इकट्ठे किए और जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान आमने सामने नहीं आते। हमारे कुछ दस्तों को उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा है कि मुसलमान उन्हें अपनी मर्जी के मैदान में ले जाकर लड़ाते हैं। सिपाह में लड़ने का जज्बा मांद पड़ गया है। जज्बे को बेदार करने के लिए जरूरी है कि एक शदीद जवाबी हमला किया जाए। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। सलीबियों के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई कि उनकी फौज का बड़ा हिस्सा, जिसे बेहतरीन लड़ाका समझा जाता था, करक से दूर रेगजार में बिखर गया था। सुल्तान अयूबी की चाल कामयाब थी। उनके कमानदार और दस्तों के ओहदेदार उनकी चाल को खुशउस्लूबी से अमली रंग दे रहे थे। वो पानी पर कब्जा कर लेते थे, बुलंदियों पर पहुंच जाते थे, टीलों के इलाकों में घात लगाते थे और दिन के वक्त अगर हवा तेज हो तो हवा के रुख से हमला करते थे। इससे ये फायदा होता था कि हवा और घोड़ों की उड़ाई हुई रेत सलीबियों की आंखों में पड़ती और उन्हें अंधा कर देती थी। सुल्तान अयूबी की नफरी काफी नहीं थी। मर्रख लिखते हैं कि सलीबी हमला कर देते तो सुल्तान अयूबी के पास इतनी नफरी नहीं थी कि वो शोबक को बचा सकते। उन्होंने जंगी फहम फरासत से काम लिया और सलीबियों पर अपना रोब कायम कर दिया था। शोबक के शिमाल मशरक में सलीबियों की खासी फौज बेकार बैठी थी। उन्हें इस डर से वापस नहीं बुलाया जा रहा था कि नूरुद्दीन जंगी सुल्तान अयूबी को कुमक भेज देंगे। सलीबी हुक्मरान और कमांडर करक के किले में बैठे हुए पेचोताब खा रहे थे। शोबक में अयूबी को ये मसला परेशान कर रहा था कि सलीबियों ने हमला कर दिया तो वो किस तरह रोकेंगे। उन्होंने ईसाइयों के भेस में अपने जासूस करक भिजवा दिए थे ताकि सलीबियों के अज़ाइम और मंसूबों से आगाह करते रहें। उन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उन्हें महाज की खबरें तेजी से मिल रही थीं। उन्होंने शोबक से और गिरदो नवाह के इलाके से फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी और हुक्म दिया कि किले में फौरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। सलीबियों के बहुत से घोड़े और ऊंट किले में रह गए थे। बाहर के दस्तों को उन्होंने हुक्म भेज दिया था कि दुश्मन के जानवरों को मारने की बजाय पकड़ें और किले में भेजते रहें। नई भर्ती की ट्रेनिंग के सिलसिले में उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि उन्हें शबखून मारने की और मुतहर्रिक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। करक में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें हरसन की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया था कि जासूसी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल न किया जाए। अलबत्ता आलिम जासूस को छोड़ दिया गया और उसे ये हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों पर नजरियाती हमला करने के लिए आदमी तैयार करे। उसके बाद ये पूछा गया कि शोबक में कितनी जासूस लड़कियां और मर्द रह गए हैं और क्या लड़कियों को वहां से निकाला जा सकता है। हरसन ने उन्हें बताया कि चंद एक लड़कियां मुसलमानों की कैद में हैं, कुछ निकल आई हैं और कुछ लापता हैं। मर्द जासूसों के मुतालिक उसने बताया कि चंद एक कैद हो गए हैं और बहुत से वहीं हैं। उन्हें इत्तला भेज दी गई है कि वहीं रहें और अब मुसलमान बनकर अपना काम करें। एक सलीबी हुक्मरान ने कहा कि जो लड़कियां वहां कैद में हैं उन्हें निकालना शायद आसान ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लड़कियां वहां ईसाइयों के घरों में रूपोश हो गई हों। उन्हें वहां से निकालना लाजमी है। थोड़ी देर के बहस मुबाहिसे के बाद तय हुआ कि एक ऐसा गिरोह तैयार किया जाएगा जो सुल्तान अयूबी के शब खून मारने वाले आदमियों की तरह जान पर खेलना जानता हो। उस गिरोह का हर एक आदमी ज़हीन और फुर्तीला हो, अरबी या मिस्री जबान बोल सकता हो। इस गिरोह को ऐसे मुसलमानों के भेस में शोबक भेजा जाए जिससे पता चले कि कर्क के ईसाइयों के जुल्म और तशद्दुद से भाग कर आए हैं। उन्हें ये काम दिया जाए कि शोबक में रहकर लड़कियों का सुराग लगाएं और उन्हें वहां से निकालें। इस काम के लिए वो जराइम पेशा आदमी मौजू रहेंगे जिन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेलों से निकालकर फौज में लाया गया है। फौज में पेशावर मुजरिमों को तलाश करो और उन्हें चंद दिन ट्रेनिंग देकर शोबक भेज दो, लेकिन ये ख्याल रखो कि इनमें वही सिपाही हों जो शोबक में रह चुके हैं और वहां के गली कूचों और लोगों से वाकिफ हैं।
یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جرائم پیشہ آدمی اس خطے کی زبان نہیں جانتے۔ اس کا یہ حل پیش کیا گیا کہ زیادہ تر ایسے آدمی بھیجے جائیں جو وہاں کی زبان جانتے ہوں۔ متعدد مورخین نے شوبک کی فتح کو کئی ایک رنگ دیے ہیں۔ ان میں صاف گو قسم کے مورخین نے، جو ولیم آف ٹائر کی طرح عیسائی ہیں، صلیبیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی، تخریب کاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ ملتا ہے کہ کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند ایک غیر فوجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے۔ کسی قوم اور اس کی فوج کے قومی جذبے کو مارنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اس صورت میں جب کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے نہتے قافلے لوٹے تھے، ان کی بچیاں اغوا کی تھیں، مفتوحہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر آبرو ریزی کی، قتل عام کیا اور مسلمانوں کو بیگار کیمپوں میں ٹھونس کر جانور بنا دیا، مسلمان قوم اور فوج کے جذبے کو مجروح کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اسلام کی صفوں میں چند ایک غدار پیدا کر لینے سے اس مذہب کی عظمت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب شوبک پر حملے کی ضرورت تھی اور جب صلاح الدین ایوبی جنگی لحاظ سے کمزور تھا، صلیبیوں نے شوبک سے چند ایک لڑکیوں کو نکال لانے پر توجہ مرکوز کر لی اور اس مہم کے لیے جانبازوں کا گروہ تیار ہونے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی جنگی فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے صلیبیوں پر یہ رعب طاری کر دیا تھا کہ انہوں نے ان کی فوج کو بکھیر دیا ہے۔ صلیبیوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہ دی کہ ایوبی اپنی فوج دستہ دستہ ٹولہ ٹولہ ہو کر بکھر گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلطان ایوبی اس صورتحال سے کچھ پریشان بھی تھے۔ ان کے مشیر خاص شداد نے ان کی جس پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے دستے صلیبیوں کے تعاقب میں بکھر گئے تھے۔ اس سے مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کے دستے ذاتی اور قومی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے۔ ایسی مثالیں بھی ملی ہیں کہ بعض مسلمان دستے صحرائی بھول بھلائیوں میں بھٹک گئے اور خوراک اور پانی سے محروم رہے، لیکن وہ ہر حال اور ہر کیفیت میں لڑتے رہے۔ یہ جذبے کی جنگ تھی جس سے صلیبی سپاہی آری تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اگر صلیبی ادھر توجہ دیتے تو ایوبی کی بکھری ہوئی فوج پر قابو پا سکتے تھے، مگر وہ ذرا ذرا سی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے جتنی اہم جنگی امور پر دی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے۔ اس دور کے صلیبی وقائع نگاروں کے حوالے سے 2-3 غیر مسلم مورخین نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے مسلسل 2 سال شوبک کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ زنگی کو ان کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنے ذاتی تسلط میں رکھ کر فلسطین کا بھی خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ وہ فلسطین پر قبضہ کر کے زنگی کو معزول کر دے گا۔ یہ مورخین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اس بہانے شوبک کو اپنی فوج روانہ کر دی کہ یہ سلطان ایوبی کے لیے کمک ہے، لیکن انہوں نے اپنے کمانڈروں کو یہ ہدایات دی تھی کہ وہ شوبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لیں۔ چنانچہ یہ فوج آئی۔ سلطان ایوبی سے کسی نے کہا کہ نور الدین زنگی نے یہ فوج ان کی مدد کے لیے نہیں بھیجی بلکہ ان کی مرکزی کمان پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداشتہ ہو گئے اور وہ شوبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کو کوچ کر گئے۔ عیسائی مورخین نے زنگی اور ایوبی کی اس مفروضہ چپقلش کو بہت اچھالا ہے، لیکن ان مورخین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے 1.5 ماہ کے محاصرے کے بعد شوبک کا قلعہ لے لیا تھا۔ البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ صلیبی تخریب کاروں نے نور الدین زنگی کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوب لمبی مسافت طے کر کے شوبک پہنچے۔ انہیں شک ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی حماقت پر اتر ہی نہ آیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تخریب کار اس کے کان زنگی کے خلاف بھر دیں۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں رقم تراز ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کر ایوبی بہت حیران ہوا۔ ان کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا اور سمجھا کہ والد محترم اسے فتح کی مبارکباد دینے آئے ہیں، مگر انہوں نے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے، کیا نور الدین زنگی جاہل ہے جس نے مجھ جیسے گمنام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا ڈالا ہے؟ کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرا بیٹا ذاتی اقتدار کی خاطر سلطنت اسلامیہ کے محافظ نور الدین زنگی کا دشمن ہو گیا ہے؟ جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو۔ بات کھلی تو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کا ذہن صاف ہے اور نور الدین زنگی سے کمک مانگنے والا ہے۔
नजमुद्दीन अय्यूब मुतमईन हो गए और वाज़ेह हो गया कि ये सलीबियों की तखरीब कारी और अय्यारी है। सुल्तान अय्यूबी ने अपने खुसूसी कासिद और मोतमद फ़क़ीह ईसा अल-हकारी को अपने वालिद मोहतरम के साथ रुखसत किया और अल-हकारी को नूरुद्दीन जंगी के नाम एक तहरीरी पैगाम दिया। इसके साथ शोबक के कुछ तोहफे भी भेजे। उन्होंने लिखा, बेश कीमत तोहफा शोबक का किला है जो मैं आपके कदमों में पेश करता हूँ। उसके बाद खुदाए अज़्ज़ा व जल की मदद से करक का किला पेश करूंगा। इस पैगाम में सुल्तान अय्यूबी ने वाज़ेह किया था कि सलीबियों की तखरीबकारी से खबरदार रहें और ये न भूलें कि कुछ मुसलमान उमरा भी इस तखरीबकारी और साजिशों में सलीबियों का हाथ बटा रहे हैं, उनकी सरकूबी की जाए। इस पैगाम में सुल्तान अय्यूबी ने शोबक की उस वक्त की सूरत हाल और अपनी फौज की कैफियत तफसील से लिखी और कुछ इनकलाबी तजावीज़ पेश की। उन्होंने जंगी को लिखा कि इन हालात में जब दुश्मन हमारी सरजमीन पर कलाबंद है और वो मैदान जंग में हमारे खिलाफ सरगर्म है और जमीन दोज कार्रवाइयों से भी हमारे दरमियान गद्दार पैदा कर रहा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी गैर फौजी क़यादत न सिर्फ नाकाम हो गई है बल्कि सल्तनत इस्लामिया के लिए खतरा बन गई है। हम घर से दूर बेरहम सहराओं में दुश्मन से बरसरे पैकार हैं। हमारे मुजाहिद लड़ते और मरते हैं, वो भूखे और प्यासे भी लड़ते हैं, उन्हें कफन नसीब नहीं होते। उनकी लाशें घोड़ों के तले रौंदी जाती और सहराई लूमड़ियों और गिद्धों की खुराक बनती हैं। इस्लाम की अजमत और कौम के वक़ार को जितना वो समझते हैं उतना और कोई नहीं समझ सकता। हमारे गैर फौजी हुक्काम और सरबराहों के खून का एक कतरा नहीं गिरता। वो मैदान जंग से बहुत दूर महफूज बैठे हैं। यही वजह है कि वो ऐशो इशरत के आदी हो गए हैं। दुश्मन उन्हें निहायत हसीन और चुलबुली लड़कियों और यूरोप की शराब से अपना मुरीद बना लेता है। हम दीन ईमान की सरबलंदी के लिए मरते हैं और वो ईमान को दुश्मन के हाथ बेचकर ऐश करते हैं और उसके हाथ मजबूत करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।